बातें करते हम खेतों की और उसके रखवाली की, बाग बगीचा फल फूलों फसलों की हरियाली की। हम बीजों की बातें करते उत्तम जल संसाधन की, हम तकनीकी बातें करते फसलों के उत्पादन की। हर किसान का सपना सच हो जीवन सुखद बनाने को, गाँव-गाँव के हर आंगन का प्यारा सा ही दर्शन। कृषि दर्शन 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 कृषि दर्शन। नमस्कार, जोहार। कृषि दर्शन कार्यक्रम में आप सभी किसान भाई बहनों का स्वागत है। हमारा देश कृषि प्रधान देश है और यहाँ की अधिकतर जनता कृषि पर ही निर्भर है। इसीलिए हम अपने किसान भाई बहनों की हर वो मदद करते हैं जिससे उनकी खेती किसानी बेहतर हो सके, आसान हो सके। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं कृषि समाचार में क्या है खास। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं गोपाल कृष्णा। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना के अंतर्गत अनुदानित दर पर दी जाती है पशु आहार। सब्जियों की फसल के साथ करें रबी मक्का की मिश्रित खेती। कंपोस्ट निर्माण को आसान करता है प्लास्टिक टेट्रा बर्मी बेड। बेहतर पशुपालन एवं दुग्ध उत्पादन के लिए अच्छा और पौष्टिक पशु आहार एवं पूरक आहार की उपलब्धता सुनिश्चित कराना बहुत जरूरी है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना के अंतर्गत संतुलित पशु आहार, मिनरल मिक्सचर और सिद्धवर्धक इत्यादि अनुदानित दर पर पशुपालकों को देने की कार्यक्रम चला रही है। इस कार्यक्रम का लाभ अधिकतम 10 या उससे कम दुधारू रखने वाले पशुपालकों को दिया जाएगा। इच्छुक पशुपालक ग्राम सभा की अनुशंसा के साथ जिले के गव्य विकास पदाधिकारी के पास आवेदन कर सकते हैं। रबी के मौसम में मक्का की फसल सब्जियों की फसल के साथ मिश्रित कर लगाना बहुत लाभकारी होता है। सब्जियों की फसल के साथ मक्का की बुआई करने से मिट्टी में पोषक तत्वों की बढ़ोतरी होती है, जो कि दोनों फसलों के लिए लाभकारी होता है। साथ ही मक्के की उपज खरीफ की अपेक्षा 1.5 गुनी तक हो सकती है। मसालों में मिर्च हमारे झारखंड में प्रमुख रूप से उपजाई जाती है। वर्तमान समय में मिर्च की पूसा ज्वाला, स्वर्ण तेजस्वी नामक प्रभेदों की बुआई कर कृषक लाभान्वित हो सकते हैं। पूसा ज्वाला और स्वर्ण तेजस्वी ये मिर्च के वैसे प्रभेद हैं जो झारखंड की जलवायु और मिट्टी में बेहतर उपज देते हैं। इनके 500 से 600 ग्राम बीज प्रति हेक्टेयर की दर से बुआई कर और उचित कृषि कार्य को करके लगभग 80 से 100 क्विंटल हरा मिर्च प्राप्त किया जा सकता है। मटर की फसल में वर्तमान समय में फलीछेदक कीट लगने की संभावना रहती है। ज़्यादातर कृषक फलीछेदक कीट के नियंत्रण के लिए रासायनिक दवाओं का प्रयोग करते हैं, परंतु कृषि विशेषज्ञों की राय है कि रासायनिक दवाओं के बजाय जैविक दवाओं का प्रयोग लाभकारी होता है। जैसे नीम के तेल या नीम के अर्क को पानी में मिलाकर फसल का छिड़काव किया जा सकता है, जिससे मटर के फलीछेदक कीटों का नियंत्रण कर सकते हैं। जैविक दवाओं के इस्तेमाल से फसल की गुणवत्ता बरकरार रहती है और हमारी सेहत पर कोई बुरा प्रभाव नहीं पड़ता। कीटों का प्रकोप ज़्यादा होने की स्थिति में क्लोरोपाइरीफॉस दवा 2 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर फसल पर छिड़काव करने से फलीछेदक का नियंत्रण हो जाता है। बर्मी कंपोस्ट बनाने के काम को सुविधाजनक तरीके से करने के लिए किसान प्लास्टिक से निर्मित प्लास्टिक टेट्रा बर्मी बेड की सहायता ले सकते हैं। ये बेड हल्के होने के कारण कहीं भी लाया ले जाया सकता है। बर्मी कंपोस्ट बनाने के लिए प्लास्टिक टेट्रा बर्मी बेड एक बहुत ही उत्तम उपकरण है। आमतौर पर किसान कंपोस्ट निर्माण के लिए पक्के बेड का निर्माण कराते हैं, जो इस उपकरण की तुलना में महंगा होता है, साथ ही बहुत स्थान घेरता है। इसके बनिस्बत प्लास्टिक टेट्रा बर्मी बेड बहुत सुविधाजनक होता है। हल्के होने के कारण इसे कहीं भी स्थानांतरित किया जा सकता है। और अब एक नजर राज्य के कुछ प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। रांची अधिकतम 24 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 11 डिग्री सेल्सियस। देवघर अधिकतम 25 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 12 डिग्री सेल्सियस। जमशेदपुर अधिकतम 28 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 12 डिग्री सेल्सियस। मेदिनीनगर अधिकतम 26 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 11 डिग्री सेल्सियस। धनबाद अधिकतम 27 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 12 डिग्री सेल्सियस। कृषि समाचार में आज इतना ही। कोरोना का खतरा अभी तक टला नहीं है, इसलिए किसान भाइयों से निवेदन है कि कोरोना गाइडलाइन का सख्ती से पालन करें, मास्क लगाएं, भीड़ भाड़ से बचें, संक्रमण से बचते हुए कृषि कार्य करें और टीका अवश्य लगाएं। अगले अंक पे फिर मुलाकात होगी कुछ ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार। तो कृषि समाचार में आपने देखा तकनीक के बारे में, उपकरण के बारे में, साथ ही मौसम का हाल भी जाना।
अब समय हो चला है एक छोटे से विराम का। विराम के बाद हम तुरंत आते हैं। अन्नदाता किसानों की खुशहाली और उनकी आय में बढ़ोतरी के लिए भारत सरकार लगातार प्रयासरत है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 7 वर्षों में खेती को आधुनिक और किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कई निर्णय लिए गए हैं। छोटा किसान बने देश की शान, ये हमारा सपना है। देश के 80% से ज्यादा किसान ऐसे हैं जिनके पास 2 हेक्टेयर से भी कम जमीन है। अब देश में इन्हीं छोटे किसानों को ध्यान में रखते हुए कृषि सुधार किए जा रहे हैं, निर्णय लिए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत 24 फरवरी 2019 को माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा की गई थी। पीएम किसान योजना का पूरा खर्च भारत सरकार वहन करती है। इसके तहत लाभार्थी किसानों को हर साल 6,000 रुपए की सम्मान राशि 2,000 रुपए की 3 समान किस्तों में सीधे उनके बैंक खातों में हस्तांतरित की जाती है। अब तक 11 करोड़ से भी अधिक लाभार्थी किसानों के बैंक खातों में 1,58,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि सीधे ट्रांसफर की जा चुकी है। किस्तों की जानकारी किसानों को एसएमएस के माध्यम से दी जाती है। இப்போ நேரா நாங்க வந்து பேங்க்குக்கு ஆக்சுவல் போகும்போது அந்த பணத்தை நாங்க வித்ரா பண்ணிட்டு வந்து நாங்க விவசாயம் பண்ணிக்கிறோம்। इस मदद से बुआई के पहले अब किसानों को बीज, खाद, कीटनाशक और कृषि संबंधी अन्य जरूरतों के लिए साहूकारों के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ता। અને એના લીધે મારે કોઈ જોડે કે સગા સંબંધી કે મિત્રો જોડે મારે ઉછીના પૈસા લેવાની જરૂર પડતી નથી અને એનાથી હું સારી એવી खेती કરી શકું છું। इस योजना से मिले लाभ तथा आवेदन की स्थिति देखने के लिए पीएम किसान पोर्टल लॉन्च किया गया है। इस पोर्टल के माध्यम से पात्र किसान अपना पंजीकरण स्वयं करने के साथ साथ अब तक मिले लाभ और अपने आवेदन की स्थिति फार्मर्स कॉर्नर से देख सकते हैं। इस योजना का लाभ पात्र किसानों को ही मिल सके, इसके लिए इस प्रक्रिया को फूल प्रूफ बनाते हुए इसे आधार और इनकम टैक्स वेरिफिकेशन के साथ साथ फिजिकल वेरिफिकेशन से भी जोड़ा गया है। इसके अलावा किसानों की सुविधाओं और जानकारी के लिए पीएम किसान मोबाइल ऐप भी विकसित किया गया है। पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के किसानों को मिल रहा है। इसे हासिल करके हमारा किसान सबल और आत्मनिर्भर हो रहा है। इस स्कीम ने हमारा भारत सरकार ने हमारा किसान के लिए बहुत बड़ा सम्मान दिया है। इसीलिए हम भारत सरकार को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को हम बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। आत्मनिर्भर भारत की पहचान प्रगतिशील और समर्थ किसान। विराम के बाद आप सभी किसान भाई बहनों का स्वागत है। तो आज की हमारी पहली जानकारी है आप सबके लिए, गेहूं की वैज्ञानिक खेती कैसे करें। हमारे बहुत ऐसे किसान भाई बहन हैं जो गेहूं की खेती करते हैं, तो वैज्ञानिक तरीके से आप खेती करेंगे तो काफ़ी लाभान्वित होंगे। तो चलिए मिलते हैं विशेषज्ञ से और लेते हैं जानकारी। दुनिया भर में भोजन के लिए उगाई जाने वाली धान्य फसलों में मक्का के बाद गेहूं दूसरी सबसे ज़्यादा उगाई जाने वाली फसल है। निरंतर बढ़ती आबादी की मांगों को पूरा करने के लिए गेहूं का उत्पादन और उत्पादकता को लगातार बढ़ाना होगा। इसके लिए ज़रूरी है कि गेहूं की खेती वैज्ञानिक तरीके से की जाए। किसान भाइयों, आज हम बिरसा कृषि विश्वविद्यालय कांके में उपस्थित हैं और हमारे साथ कृषि विशेषज्ञ डॉक्टर अशोक कुमार जी उपस्थित है। आज हम इनसे यह जानेंगे कि गेहूं को वैज्ञानिक खेती कैसे करें। डॉक्टर साहब, आपका इस कार्यक्रम में स्वागत। नमस्कार, जोहार किसान भाइयों। डॉक्टर साहब, हमारे किसान भाइयों को आप ये बतलाइए कि गेहूं की वैज्ञानिक खेती कैसे करें। ऐसा है कि गेहूं की बुआई का समय चल रहा है किसान भाई। 15 नवंबर से शुरू हो जाता है और लगभग 25 दिसंबर तक हम लोग इसकी बुआई करते हैं। तो यह सही समय है और आप लोग अपना खेत तैयार कर लें। जहाँ पर नमी है जिस खेत में, उसकी खेत की सीधे जुताई कीजिए और उसमें गेहूं की बुआई कीजिए। जिसमें नमी नहीं है, नमी निकल गई है धान काटने के बाद, उसमें आप हल्की सिंचाई कर दें
और तब फिर 2-3 दिन के बाद जब जोतने लायक हो जाए तब उसकी जुताई करें और तब उसमें फिर बुआई करें। कभी ऐसा ना करें कि पहले जुताई कर लें, आप फिर इरिगेशन अगर देते हैं तब फिर लंबा समय लग जाएगा आपको खेत तैयार करने में। इसलिए जैसे कटनी होता है देख लें आप कि नमी है कि नहीं है तो हल्का इरिगेशन दे दें और उसमें फिर 2-3 दिन के बाद जुताई करके बुआई करें। कभी भी गेहूं की बुआई के बाद तुरंत सिंचाई नहीं करना चाहिए। किसान भाई आप लोग करते क्या है कि जिसमें नमी नहीं रहता उसमें भी आप बुआई कर देते हैं और बाद में 2 दिन 4 दिन के बाद उसमें सिंचाई कर देते हैं और उसका उगाव हो जाता है। लेकिन आपका जो मिट्टी है दब जाता है जो सिंचाई करते हैं और जो जड़ जो है गेहूं का वो फैल जाता है ऊपर ही, नीचे नहीं जा पाता है, जिससे वह तुरंत फिर आपको सिंचाई मांगेगा, ज़्यादा सिंचाई देना पड़ेगा और जड़ नीचे नहीं जाने से नीचे की जो खुराक है, जो पोषक तत्व है वो पौधा नहीं ले पाता है, तो बढ़वार कम हो जाता है और उपज कम हो जाता है। तो इसलिए आप लोग कभी भी बुआई के तुरंत बाद सिंचाई नहीं करें, कम से कम 21 से 25 दिन के बाद सिंचाई होना चाहिए। इसलिए ध्यान रखें, प्री इरिगेशन दें, पहले सिंचाई करें, अगर नमी नहीं है तो अनमी है तो फिर जुताई करके आप उसमें बुआई करें। खरीफ फसलों की कटाई के साथ ही गेहूं के बुआई की तैयारी शुरू हो जाती है। अधिक से अधिक पैदावार प्राप्त करने के लिए किसान अपने क्षेत्र के लिए अनुमोदित उन्नत किस्मों के बीज का चुनाव करें। कृषि विशेषज्ञ कहते हैं कि किसानों को अधिक पैदावार लेने के लिए शुद्ध प्रमाणित बीज उगाना चाहिए। धान की कटाई के बाद पहली जुताई मिट्टी पलटने वाले हल से करनी चाहिए। इसके बाद 2 से 3 हल्की जुताई करनी चाहिए। बिरसा गेहूं 3 है, बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के अंतर्गत में उपलब्ध है और यहाँ के जो रिसर्च स्टेशन हैं वहाँ पर उपलब्ध है, तो वहाँ से आप ले सकते हैं। कृषि विज्ञान केंद्रों में भी कहीं है। और इसके अलावा आपको जो दूसरे प्रभेद हैं उसमें के 1006 है, के 307 है, उसके अलावा DBW 187 है जिसको करण वंदन बोलते हैं। और इसमें जो हमने लास्ट में जो बताया करण वंदन 107 जो DBW है वो उसमें जिंक की मात्रा बढ़ गई है। अभी कोरोना काल में आप देखे होंगे कि जहाँ भी आप जा रहे थे डॉक्टर आपको जो दवाई देता था उसमें जिंक दिया करता था जिससे आपका इम्यूनिटी बढ़े, रोग रोधी क्षमता बढ़े। तो वही जिंक की मात्रा इसमें बढ़ गई है और लोहा की मात्रा जो आयरन का मात्रा है वो भी बढ़ गया है, तो काफ़ी पोषक है। और उपज भी DBW 187 जो करण वंदन है इसका उपज भी काफ़ी अच्छा है और इसका उपज 80 क्विंटल प्रति हेक्टेयर यानी 32 क्विंटल प्रति एकड़ तक लिया गया है। तो बढ़िया प्रबंधन करेंगे, बढ़िया से इसमें अगर सही से बुआई करेंगे, सही से खाद पानी देंगे, सही से आपको निराई गुड़ाई करेंगे तो निश्चित रूप से इसका काफ़ी अच्छा उपज प्राप्त होगा। जिंक, सल्फेट और मैग्नीज की कमी होने पर सही मात्रा में इसका प्रयोग ज़रूरी है। गेहूं में अमूमन 5 से 6 बार सिंचाई की जाती है। यह मिट्टी और मौसम पर निर्भर करती है। जानकार कहते हैं कि गेहूं की फसल में खरपतवार नियंत्रण बेहद ज़रूरी होता है। तो खेती करने में जो आप देर से जो समय से बुआई के लिए तो मैंने बता दिया आपको, और देर से बुआई करने के लिए जो वैरायटी है HI 1563 है, 1544 है, उसके अलावा DBW 107 है और PBW 373 है। इसके ये जो वैरायटी है कम अवधि वाले हैं और ये गर्मी सहने की शक्ति इसमें है। तो लेट से अगर बुआई आप करेंगे तो जो पछिया हवा निकलता है उसमें जो गर्मी रहती है उसको सह लेता है और अच्छा उपज दे देता है। तो लेट से अगर बुआई करते हैं तो इन्हीं प्रभेदों का करें और समय से बुआई करते हैं तो जो मैंने बताया उसकी बुआई करें। और इसमें जो बीज की मात्रा है वो आपको जो डालना है, जो समय से बुआई करते हैं तो आप 100 किलो प्रति हेक्टेयर यानी 40 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से डालें। अगर डिसमिल में देखेंगे तो आपको 400 ग्राम प्रति डिसमिल के हिसाब से बुआई करना है, लाइन में अगर करते हैं तो। अगर देर से करते हैं तो आपको थोड़ा सा मात्रा बढ़ा देना पड़ेगा, 50 किलो आपको प्रति एकड़ यानी 125 किलो प्रति हेक्टेयर। और अगर डिसमिल में देखेंगे तो प्रति डिसमिल आपको आधा किलो बीज डालना पड़ेगा। और छींटा में अगर बुआई करते हैं, बहुत किसान भाई छींटा में बुआई करते हैं, तो छींटा में बुआई करते हैं तो आपको भी थोड़ा सा मात्रा बढ़ा देना पड़ेगा। जहाँ पर आधा किलो है वहाँ 600 ग्राम आपको बीज डालना पड़ेगा। गेहूं की खेती में ज़्यादातर बथुआ, जंगली जई, मोथा और गेहूंसा वगैरह खरपतवार खास होते हैं। सबसे अच्छा तो यह है कि बुआई से 30 से 35 दिनों व 65 से 60 दिनों बाद खुरपी व कुदाल वगैरह का इस्तेमाल कर खरपतवार निकाल दिए जाएं। इसके अलावा गेहूं में कई प्रकार के कीट भी लगते हैं, लिहाजा समय रहते कीटों पर नियंत्रण भी आवश्यक हो जाता है, नहीं तो उपज पर असर पड़ सकता है।
क्योंकि छोटे छोटे किसान भाई के खेत होते हैं तो प्रति डिसमिल के हिसाब से उनको आसानी होगा। तो प्रति डिसमिल जो खाद डालेंगे, आधा किलो DAP डालें आप, और 1 पाव पोटास खाद डालें, जो लाल खाद आता है म्यूरेट ऑफ पोटास बोलते हैं, उसको आप 1 पाव डालें, और आधा किलो DAP डालें, और साथ में 400 ग्राम आपको यूरिया डालना है, जो किसान भाई नहीं डालते हैं, और पोटास भी नहीं डालते हैं। पोटास डालते हैं तो कम डालते हैं। तो 1 पाव पोटास, 400 ग्राम यूरिया और आधा किलो DAP प्रति डिसमिल आपको बुआई के समय डालना है। और उसके बाद ऊपर से आपको 2 बार आपको प्रथम सिंचाई लगभग 21 से 25 दिन के अंतराल पर बुआई के बाद दिया जाता है। तो उस समय आपको 300 ग्राम प्रति डिसमिल आपको यूरिया देना है, और पुनः दूसरे सिंचाई पर जो 50 दिन की अवस्था में होता है दिया जाता है, उस समय आपको 300 ग्राम आपको यूरिया देना है। अगर आप चाहें तो यूरिया के बदले आप नैनो यूरिया दे सकते हैं, क्योंकि आजकल नैनो यूरिया आ गया है, और 2 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में अगर मिलाकर छिड़काव करेंगे तो पैसे की बचत भी होगी और ज़्यादा उपयोग भी आपका पौधा ले पाएगा, क्योंकि लगभग 80% जो नैनो यूरिया है वो पौधा सोख लेता है, जबकि यूरिया मात्र 30% ही काम करता है, बाकी बह जाता है और ज़मीन में चला जाता है। तो आज की हमारी दूसरी जानकारी है लोड टनल विधि द्वारा गर्म लत्तेदार सब्जियों की आगात खेती कैसे करें। बहुत कम लोग जानते हैं कि लोड टनल विधि द्वारा खेती कैसे की जाती है, तो आज हम आपको जानकारी देंगे। चलिए मिलते हैं विशेषज्ञ से और लेते हैं जानकारी। आज हम ICAR प्लांडू में हैं और हमारे साथ हैं यहाँ के प्रमुख डॉक्टर AK सिंह जी, जिनसे हम बातचीत करेंगे और जानेंगे कि लोड टनल विधि द्वारा आगात गर्मा सब्जियों की, खास करके लत्तेदार सब्जियों की खेती किस प्रकार से हमारे किसान भाई कर सकते हैं। आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो हम जोहार किसान भाइयों। सबसे पहले तो सर हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि लोड टनल विधि होता क्या है। देखिए, जो हमारी गर्मा वाली सब्जियां हैं, जिसमें मटर वाली सब्जियां मुख्य रूप से आती हैं, इसमें जितने भी कद्दू वर्गीय सब्जियां हैं, चाहे कुमड़ा, लौकी, करेला, खीरा, ये सब इस समूह में आती हैं, और इनके बुआई का सही समय फरवरी मार्च का महीना होता है। लेकिन अभी हम लोगों ने इस केंद्र पे भी परीक्षण किया और किसानों के खेत भी हमने देखा है, अगर लोड टनल में प्लास्टिक की सुरंग में खेती की जाए तो हमारी फसल करीब 1.5 से 2 महीने पहले बाज़ार में आ जाती है, और उसका फ़ायदा क्या होता है कि किसान अच्छे मूल्य पे अपने उत्पाद को बेच लेता है। लोड टनल की बात जहाँ तक, इसमें हम लोग लाइन से लाइन की दूरी तो 3 मीटर ही रखते हैं, और नाली बनाते हैं, करीब 1 से 1.5 फीट चौड़ी नाली रहती है। उसमें हम लोग 50 सेंटीमीटर गड्ढे से गड्ढे की दूरी रखते हैं, और प्लास्टिक 100 माइक्रोन की प्लास्टिक बाज़ार में आती है, और उससे हम लोग एक प्लास्टिक की सुरंग बनाते हैं, जिसमें कि हमारे पास, किसानों के पास आजकल यहाँ झारखंड में बांस प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होता है। बांस का अर्धचंद्राकार घेरा बना के करीब 1 मीटर ऊंची प्लास्टिक की सुरंग हम लोग, जितनी चौड़ी हमारी नाली होती है उसी हिसाब से सुरंग बनाते हैं। उस सुरंग में हमने प्लास्टिक का, जिस तरह से सूरज निकलता है, अर्धचंद्राकार एक गड्ढा बना देते हैं, कट कर देते हैं, जिससे कि उस पर सूर्य की रोशनी भी जाती रहे। इस तरह से हर थाले में हम 2 से 3 बीज को डालते हैं और ड्रिप इरिगेशन से सिंचाई करते हैं। तो जो हमारा तापक्रम है, सुरंग के अंदर का तापक्रम इतना हो जाता है कि बीज का अंकुरण आसानी से हो जाता है, और सूर्य की रोशनी जो हमारा प्लास्टिक की सुरंग है, जिसकी ऊंचाई करीब 1 मीटर ही मोटी रहती है, और उसको हाफ अर्धचंद्राकार रहती है, बांस के लकड़ियों के सहारे उस सुरंग को हम लोग बनाते हैं। तो उसमें सूर्य की रोशनी पड़ने से टेम्परेचर बढ़ता है, और जो नॉर्मल तापक्रम बीज के अंकुरण के लिए चाहिए 18 से 20 से 22 डिग्री सेंटीग्रेड वहाँ मिल जाता है, और पत्ता और पौधा बढ़ने लगता है। करीब 1.5 महीने के बाद जब फरवरी के महीने में तापक्रम सामान्य हो जाता है, तो हम टनल को हटा देते हैं, और हमारी फसल 1 से 1.5 महीने पहले बाज़ार में आ जाती है। तो ये जैसे कि सामान्य तरीके से जो लत्तेदार सब्जियों की जो खेती होती है, जी। और ये, इसमें दोनों में अंतर क्या है? देखिए, इसमें अंतर ये है कि हम लोग जो बीज के अंकुरण के लिए जो मिनिमम कम से कम तापक्रम जो चाहिए, वो हम प्लास्टिक की सुरंग में इस जाड़े के मौसम में भी बना देते हैं। अच्छा, इसके लिए कुछ खास किस्म का बीज लगाने की आवश्यकता है? नहीं, किस्म तो वही रहती है। जैसे लौकी में अर्का बहार, अर्का बरद अच्छी किस्में हैं, और हमारे एक यहाँ से भी स्वर्ण स्नेहा एक लौकी किस्म लोगों ने निकाला है। खीरे की भी किस्में हैं। जितने भी कद्दू वर्गीय सब्जी है, उनको मैं अभी इसे 15 नवंबर
तो उसे 30 नवंबर के बीच हम लोग कहते हैं कि बुआई हो जानी चाहिए। जो किसान भाई अभी नहीं कर रहे हैं, मेरी बात को सुन रहे होंगे, वो नवंबर में कर सकते हैं, दिसंबर में भी कर सकते हैं। फिर उसी हिसाब से अगर वो अभी कर देंगे तो फूल से बनने और फल तोड़ने तक की अवस्था आते 70 से 75 दिन लग जाता है। तो इस तरह से आगात फसल किसान भाइयों को मिल जाएगी, चाहे जो भी वो कद्दू वर्गीय सब्जियां खेती करेंगे। और किस्मों का चुनाव जो हम सामान्य मौसम के लिए करते हैं, वही किस्में हमारी इस तरह के बेमौसमी या लो टनल में या प्लास्टिक की सुरंग में भी सब्जी खेती उत्पादन के लिए अच्छी पाई गई। अच्छा, एक चीज़ मैं और आपसे जानना चाहूँगा कि जो किसान भाई इस प्रकार से खेती करते हैं तो उसकी तो लागत तो कुछ बढ़ जाती है। देखिए, लागत बढ़ना और मुनाफा होना दोनों एक तरह से आपस में पूरक है। अगर दिसंबर के महीने में हमारी फसल जब हम लगाते हैं, नवंबर के महीने में जो हमारा प्लास्टिक का अलग से खर्चा आता है, उसकी भरपाई हम जब हमारी फसल 1-1.5 महीने पहले आ जाती है तो उसका मूल्य भी करीब 1.5 गुना ज़्यादा होता है। तो निश्चित रूप से हम जो हमारी लागत लगती है, लागत से भी अगर हम पूरे सभी लागत को जोड़ दें तो फिर भी आगात खेती में हमको दुगना मुनाफा तो मिल ही जाता है, ऐसा हम लोगों ने देखा भी है। और इसके लिए क्या सरकार की तरफ से भी कुछ सब्सिडी वगैरह की व्यवस्था है? टपकन सिंचाई विधि की बात अभी हम जब सिराज की करते हैं तो उसमें तो काफ़ी बड़ा योजना भारत सरकार की चल रही है। और पर ड्रॉप मोर क्रॉप, एक बूंद से अधिक उत्पादन कैसे लें, ये हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की सोच है। और उस पर पूरे देश में सब्सिडी काफ़ी अच्छे पैमाने पे मिल रही है। और जागरूक किसान भाई हैं या जो लोग समझ रहे हैं, टपकन सिंचाई विधि का प्रयोग, इस अनुदान का लाभ उठा भी रहे हैं। क्योंकि पानी की समस्या तो दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है। और हमारे झारखंड प्रदेश में तो वैसे भी सिंचित क्षेत्रफल बहुत कम है, खाली 10 से 13% क्षेत्रफल ही सिंचित है। तो ऐसे जगह पे जहाँ की पानी की बहुत दिक्कत है, टपकन सिंचाई विधि का प्रयोग करके ही हम सब्जियों की खेती कर सकते हैं और अधिक मुनाफा कमा सकते हैं। एक चीज़ और मैं जानना चाहूँगा कि प्लांडू में क्या इस तरह से कोई प्रशिक्षण वगैरह की व्यवस्था है कि लो टनल विधि से किस प्रकार से लत्तेदार सब्जियों की खेती करें, इस पर कोई प्रशिक्षण वगैरह दिया जा रहा है? प्रशिक्षण चरणबद्ध और समयबद्ध तो चलता ही रहता है। 3 दिवसीय और 5 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन हम लोग सब्जी उत्पादन की उन्नत तकनीक पर, सब्जी पौधशाला के ऊपर या मशरूम के ऊपर तो करते ही रहते हैं। लेकिन हमारे ऐसे भी किसान भाई प्रतिदिन यहाँ पे आते हैं, समूह में भी आते हैं और व्यक्तिगत रूप से आते हैं, जिनको कि सब्जी की खेती करके अधिक फ़ायदा कमाना है। वो हमारे जितने भी यहाँ पे वैज्ञानिक साथी हैं, जो हमारे तकनीकी अधिकारी हैं, उनसे बातचीत करके और 1 घंटे 2 घंटे 4 घंटे यहाँ रुक करके बीज प्राप्त करके जाते हैं और काफ़ी बड़े पैमाने पे इसकी खेती भी यहाँ पे कर रहे हैं। इस तरह से जो लो टनल विधि से जो किसान भाई खेती करना चाहते हैं तो उनके लिए सावधानियां क्या रखनी आवश्यकता है? मेन मुख्य सावधानियाँ यही है कि अगर लो टनल में खेती करना है तो टपकन सिंचाई विधि का प्रयोग जरूर करें। और मल्च, नाली में भी मल्च हम बना सकते हैं, ऊँची उठी हुई क्यारियों पर मल्च बना के टपकन सिंचाई विधि करके, और जहाँ पे बीज डालना है वहीं पे प्लास्टिक मल्च को काट के बीज की बुआई करेंगे तो खरपतवार नहीं निकलेगा, जमीन मिट्टी का तापक्रम बना रहेगा, लाभदायक जो हमारे जीवाणु हैं वो पनपेंगे मिट्टी का स्वास्थ्य के लिए। तो इस तरह से इन सब बातों का ध्यान रखेंगे तो निश्चित रूप से हम लोगों ने करके भी देखा है कि दुगना मुनाफा तो किसान भाई कमा ही सकते हैं। तो किसान भाई बहनों, आज की हमारी दोनों जानकारियाँ आपको कैसी लगी? अगर आपके पास भी कोई जानकारी हो हमें देने के लिए या हमसे कोई जानकारी लेनी हो तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं। हमारा पता है कृषि दर्शन, कृषि प्रकोष्ठ, द्वारा केंद्र निदेशक, दूरदर्शन केंद्र, रातू रोड, रांची। हमारा पिन संख्या है 834001। हमारे किसान भाइयों, जिन लोगों ने अभी तक कोविड का टीका नहीं लिया है, अपने आसपास के कोविड केंद्र में जाकर टीका लेना ना भूलें। अभी कोरोना काल का समय चल रहा है और कोरोना काल में आप भीड़ में जाने से बचें और 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी, इस बात को ना भूलें। समय समय पे अपने हाथों को सैनिटाइज करते रहें। अब समय हो चला है आप सबसे विदा लेने का। इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार। हम बीजों की बातें करते उत्तम जल संसाधन की, हम तकनीकी बातें करते फसलों के उत्पादन की। हर किसान का सपना सच हो जीवन सुखद बनाने को, गाँव गाँव के हर आंगन का प्यारा सा ये दर्शन।
कृषि दर्शन 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 कृषि दर्शन